आइए टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 जो है वो शुरू करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और महान्यायवादी सीएजी महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रश्न 2009 से 2020 तक हैं। आइए अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? तो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां भारतीय संविधान में किस में निहित हैं? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? आहूत मतलब होता है आदेश, तो आदेशित की जाती है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा विषय है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा? राजदूतों की नियुक्ति के लिए, विधेयकों पर स्वीकृति देना, लोकसभा भंग करना, अध्यादेश लागू करना। इनमें से 3 कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। एक कार्य है जो सब विवेक से राष्ट्रपति करता है और वह है विधेयकों पर स्वीकृति देना। विधेयकों पर स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 के तहत। तो किसी भी विधेयक पर जब अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाता है तभी वह एक्ट बन जाता है, तभी वह अधिनियम बन जाता है। ये राष्ट्रपति सब विवेक से करता है, बाकी तीनों मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मृत्युदंड का लघुकरण करे, आपातकाल की घोषणा करे, मुख्य न्यायाधीश को हटाए या अध्यादेश जारी करे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश को हटाना। मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में चलती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि आकस्मिक व असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अच्छा प्रश्न है बहुत ही, कि किस अनुच्छेद में आकस्मिक व असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 310? तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 160। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, सीएजी या राज्यपाल? राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उपराष्ट्रपति का होता है निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का होता है निर्वाचन। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन होता है। जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति करेंगे। सीएजी की नियुक्ति 148 अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति बताइए किस अनुच्छेद में होती है? अच्छा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? वित्त आयोग अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के सीएम, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो बताइए किसके राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 280। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 75। संघ राज्य क्षेत्र के सीएम, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 239 में दिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा होती है।
मगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। तो अच्छा प्रश्न है, केवल बी। भारत के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संसद के सत्र शुरू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? संसद के सत्र शुरू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? 1 माह, 6 माह, 6 सप्ताह या 3 माह? तो संसद के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए 6 सप्ताह बाद। 6 सप्ताह बाद। देखो, अध्यादेश होता है जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश का उल्लेख है संसद का यदि कोई सत्र नहीं चल रहा हो या केवल एक सत्र चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। और ये संसद के सत्र यदि चलते हैं तो 6 सप्ताह के बाद अनुमोदन कराना आवश्यक होता है, अनुमति लेना आवश्यक होता है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करते हैं। और इसकी अधिकतम अवधि यदि पूछता है, अधिकतम अवधि होती है 6 माह। मगर अनुमोदन पूछा है, अनुमोदन संसद के द्वारा 6 सप्ताह में होता है। अध्यादेश से संबंधित असत्य कथन है। अध्यादेश से संबंधित असत्य कथन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, मॉक टेस्ट चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। संविधान में से कम जल्दबाजी आप मत करिए। निराशा ही हाथ लगेगी यदि आप जल्दबाजी के साथ परीक्षा में जाएगा। तो आसानी से, आसान तरीके से अपना जो है मॉक टेस्ट दीजिएगा। एक एक प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, वही आपकी कामयाबी का जो है कुछ ना कुछ बिंदु बनेगा। तो अध्यादेश संबंधित असत्य कथन है, संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान है, परंतु विधायिका की समांतर नहीं है। परंतु विधायिका की शक्ति के समांतर नहीं है। ये दीर्घकालीन कानून होते हैं। अधिकतम अवधि 6 माह है, किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकता है। देखिए, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है कि अधिकतम अवधि 6 माह है और राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। संसद के सत्रावसान मतलब कि सत्रावसान जब कोई सत्र नहीं चल रहा है तो तभी राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है। ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान है, परंतु विधायिका की समांतर शक्ति नहीं है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। बनाए गए कानून के तो समान है, परंतु विधायिका की समांतर नहीं है। और ध्यान रखना है, अध्यादेश अल्पकालीन होते हैं। अध्यादेश अल्पकालीन होते हैं। जो ये कानून होता है तो ये होता है अल्पकालीन कानून। तो ये कथन आपका असत्य है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, स्नातक हो, देश का नागरिक हो या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है उसका पढ़ा लिखा होना, उसका पढ़ा लिखा होना, स्नातक होना। अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सही होगा। तो ध्यान रखना है कि कौन सा जो है आवश्यक नहीं है, वो है स्नातक होना। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो सुमेलित नहीं है, वो आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 58 कार्यपालिका का प्रमुख। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 77 बिल्कुल सत्य है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो ध्यान रखना है, जो असत्य कथन है वो है सी, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। ये सारे आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पूछा जाता है, 77 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति की जो ट्रिक आपने ध्यान रखनी है, तो ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं, सारे अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति के। एक ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि पकानी कोका दियोदशम और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। पै से पद कि राष्ट्रपति का पद होगा, का से कार्यपालिका का प्रमुख होगा, नी से निर्वाचन होगा, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा नियुक्ति, यो से योग्यता, दै से राष्ट्रपति की दशाएं, सै से शपथ, मै से महाभियोग और फिल इन द ब्लैंक से रिक्ति। 52 से 62 तक लिख दीजिएगा लगातार, कुछ मत छोड़िएगा, ठीक है। और आपका सारा ही जो है सत्य होगा। दोबारा नियुक्ति 57 में है, योग्यता 58 में है, शपथ 60 में है, महाभियोग 61 में है,
निर्वाचन 54 में है, कार्यपालिका का प्रमुख 53 में है, राष्ट्रपति का एक पद है वो है 52 में है। अच्छा प्रश्न है, सारा आपने ध्यान रखना है, ट्रिक के माध्यम से आपने पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या फिर विधायी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अच्छा प्रश्न है। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है परंतु जब महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग आता है, तब उसका भाग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या विधान परिषद। तो राष्ट्रपति को चुनाव जो होता है उसमें 3 सदन के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मगर प्रश्न ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया में वो सदन बताओ जो चुनाव में भाग लेता है मगर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो है आपका राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा। विधान परिषद न तो भाग लेता है चुनाव में, न ही महाभियोग में भाग लेता है, मगर प्रश्न बहुत अच्छा है, तो उसका आंसर है राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है कि महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन छांटे। महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन छांटे। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग प्रक्रिया चलती है। सूचना पत्र पर 14 दिन पहले सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन है बी, सूचना पत्र पर 14 दिन पहले हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, मगर सूचना पत्र पर सदन के 1/4 सदस्य ही हस्ताक्षर करते हैं। देखो, जो आपका महाभियोग प्रक्रिया है, यदि आपसे पूछा जाए कि महाभियोग प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जिस भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगी उस सदन के सदस्य 1/4 सदस्य सूचना पत्र पर हस्ताक्षर भेजेंगे, जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रपति आएंगे, सदन में जो है अपना भाषण देंगे, और यदि कोई भी सदन ये मानने को तैयार नहीं है कि महाभियोग प्रक्रिया का अंत करना है, हमने तो महाभियोग प्रक्रिया जारी रखनी है, तब राज्यसभा व लोकसभा अंत में 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया का जो कानून है वो पारित कर देते हैं। तो अंत में पूछता है तो अंत में तो है 2/3 बहुमत दोनों सदनों का, मगर यदि सूचना पत्र पर हस्ताक्षर पूछता है वो होते हैं 1/4 सदस्य के, 1/4 सदस्य के, और किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनोनीत सदस्य क्या भाग लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में? तो बिल्कुल मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन छांटे। देखो, सारे प्रश्न बड़े खास हैं, जल्दबाजी एक प्रश्न में भी की तो परीक्षा में कोई प्रश्न सोल्व नहीं होगा। बड़े ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को आपने समझना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन छांटे। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा सदस्य का मत बराबर होता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान पद्धति से होता है। चुनाव के समय 1991 की जनगणना ली जाती है। तो असत्य कथन क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति क्या आयरलैंड से ली गई है? तो बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा सदस्य का मत बराबर होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान पद्धति से होता है, बिल्कुल सत्य है। और चुनाव के समय जनगणना जो ली गई है वो ली गई है 1971। देखो, ये पॉइंट भी हमने समझना है। बी पॉइंट की लोकसभा व राज्यसभा सदस्य का मत बराबर होता है, क्या पॉइंट है इसको समझते हैं। चुनाव के समय जो है राष्ट्रपति के चुनाव के समय जनगणना ली जाती है 1971 की जनगणना। अब क्या मुद्दा है इसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के जब चुनाव
की बात आती है तो राज्य विधानसभा के एमएलए भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। उन विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? उस राज्य की जनसंख्या लेनी होती है 1971 की जनसंख्या। देखो ये सूत्र पूछा जाता है, यदि आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम है, तो ये सूत्र आपका पूछा जाएगा, विधायक मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में। सूत्र क्या है कि राज्य की जनसंख्या लेनी पड़ती है, जैसे यूपी का एमएलए है तो उस राज्य की जनसंख्या लेनी पड़ती है 1971 की, बटा विधानसभा सीट की निर्वाचित सदस्य संख्या और मल्टीप्लाई 1000। देखो यूपी की जनसंख्या यदि 1971 की बात करें तो लगभग 8.5 करोड़ यूपी जनसंख्या होगी, और उसकी विधानसभा सीट लेनी है और मल्टीप्लाई करनी है अपॉन में 1000 से, तो एक विधायक का मत मूल्य लगभग 208 के समथिंग निकल के आएगा। एक विधायक का मत मूल्य है, मतलब कि जो राष्ट्रपति को वोट देने के लिए विधायक जाता है यूपी का, तो उसका मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य 208 के बराबर होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही एमपी भी वोट करते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनका मत मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र जो है लागू होता है कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, जैसे यूपी का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, जो भी विधायकों का मत मूल्य होगा सभी का योग हमने करना होगा अपॉन दोनों सदनों की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या अपॉन में आएगी, तब सांसद का मत मूल्य निकल जाता है। सांसद का मत मूल्य निकल जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, दोनों का सूत्र पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। देखो एकल संक्रमणीय पत्ती क्या होती है? राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पत्ती, एकल संक्रमणीय पत्ती का मतलब होता है कि वृत्त क्रम में राष्ट्रपति को वोट देना। यदि राष्ट्रपति उम्मीदवार में तीन कैंडिडेट खड़े हैं तो ध्यान रखना है कि जो एमएलए और जो सांसद राष्ट्रपति को वोट देता है उसने तीनों को ही वोट देना होता है वृत्त क्रम में। यदि उसकी पहली पसंद कोई दूसरा व्यक्ति है तो उस पर नंबर 1, यदि दूसरी पसंद है तो नंबर 2, यदि तीसरी पसंद है नंबर 3। मान लें राष्ट्रपति के चुनाव में रामनाथ कोविंद जी भी खड़े हैं, मीरा कुमारी भी खड़ी है और हामिद अंसारी भी खड़े हैं, तो तीनों को ही वोट देनी होती है, वृत्त क्रम में वोट देनी होती है। उसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय पत्ती, उसी का नाम है एकल संक्रमणीय पत्ती। 1952 के राष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो 1952 के राष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी थे केटी शाह। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है? तो करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सबसे पहले किस विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो 1954 में जो अत्यंतिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो किया था पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू पंजाब राज्य संबंधी कोई विधेयक था, उस पर इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में किस विधेयक पर किया गया? पॉकेट वीटो शक्ति, देखो ये दो ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, दोनों ध्यान रखने हैं आपने, अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के दोनों। तो पॉकेट वीटो शक्ति ये जो है असली पावर मानी जाती है राष्ट्रपति की, क्योंकि अत्यंतिक शक्ति में तो जो है मंत्रिपरिषद की भी कहीं ना कहीं सलाह होती है, मगर ये खुद की पावर होती है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि किसी कानून को जो है रोक कर रखना, किसी विधेयक को रोक के रखना। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था 1986 में, किया था भारतीय डाक विधेयक पर। भारतीय डाक विधेयक, राजीव गांधी की सरकार में डाक विधेयक लाया गया था, इसी पर ही डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? कौन से विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है धन विधेयक को। किस संशोधन अधिनियम ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सा संशोधन हुआ था, वह कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जब संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, ये कहा गया था।
तो वो अमेंडमेंट कौन सा था जो संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्र के विधेयकों और राज्य विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखने हैं कि केंद्र की यदि लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक, वहां पर भी राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और कोई राज्य संबंधित विधेयक है, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास लाते हैं, यदि राज्य विधायिका का कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास लाते हैं, तब भी राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो केंद्र के विधेयकों को और राज्य विधेयकों पर, दोनों पर ही राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का उल्लेख कहाँ कहाँ है? अनुच्छेद 111 में केंद्र के विधेयकों पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सत्य है। और राज्य विधेयकों पर करते हैं अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 201। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित असत्य कथन है। देखो, राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं और राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, तो कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। मृत्युदंड के निलंबन का अधिकार दोनों की शक्तियों में है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता है। दंड की अवधि को कम करना ही परिहार कहलाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि आप प्रैक्टिस किए हो, संविधान देखो एक ऐसी चीज है, इतिहास भूगोल कितना ही पढ़ लो, कहीं से बाहर से प्रश्न आ जाता है, मगर संविधान बिल्कुल कन्फर्म है। यदि आपका संविधान अच्छा हुआ है तो एक भी प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। अब ये प्रश्न आप गलत मत कीजिएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, बिल्कुल सत्य है। ये आर्टिकल भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 161 भी आपने ध्यान रखना है। मृत्युदंड के निलंबन का अधिकार दोनों की शक्तियों में है, बात बिल्कुल सत्य है। बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। मृत्युदंड के निलंबन का अधिकार दोनों की शक्तियों में है, मगर मृत्युदंड को माप नहीं कर सकते राज्यपाल, मगर इन्होंने पूछा है केवल निलंबन। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ध्यान रखियो, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है। दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है। मगर एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि यदि कोई दंड को जो है अस्थायी रूप से, मतलब कि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से पेंडिंग में रखते हैं, कुछ समय के लिए पेंडिंग में रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसी का नाम होता है पर विलंबन। उसी का नाम होता है पर विलंबन। ये भी अच्छा प्रश्न है कि जब कोई पेंडिंग में डाल दिया जाता है, ठीक है, किसी दंड की सजा को जो है जब राष्ट्रपति के पास जो है उसको जो है अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है पर विलंबन। और दंड की अवधि को, मान लिया कोई कठोर कारावास 6 वर्ष का है, उसकी अवधि को कम कर दिया, 4 वर्ष कर दिया, तो उसी को कहा जाता है परिहार। उसी को क्या कहा जाता है? परिहार। तो ये ध्यान आपने रखना है। अगला प्रश्न है कि असंगत छांटे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या अनुच्छेद 123 में है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या अनुच्छेद 213 में है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण क्या अनुच्छेद 362 में है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय सलाह क्या अनुच्छेद 143 में है? तो 143 बिल्कुल सत्य है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से देश हित में सलाह ले सकता है, सार्वजनिक हित में सलाह ले सकता है, बिल्कुल सत्य कथन है। राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति 123 में है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 213 में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण मतलब होता है कि जब तक दोनों अपने पद पर हैं, तो दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 361 में, आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 में। अगला प्रश्न है कि किन 2 राष्ट्रपतियों का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? कौन से 2 राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? तो वे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका अपने पद पर रहते हुए क्या हुआ था? निधन हुआ था। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखना उन्हीं का नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
देखो, सबसे पहले जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। ये कुछ पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिए। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे वे बने थे वीवी गिरी। और कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल बनता है 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। उसके बाद दोबारा चुनाव होने अनिवार्य हैं, मगर चुनाव नहीं हुए थे। उसके बाद में जो है एम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति के बाद ये पद दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो एम हिदायतुल्लाह को जो है राष्ट्रपति बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और तीसरे, अब तक 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। और तीसरी बार जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी 1977 के बाद, तब बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये ध्यान रखने हैं कि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं। 4 प्रधानमंत्री का काल देखने वाले राष्ट्रपति थे, 4 प्रधानमंत्री का काल देखने वाले राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। दूसरे चक्र की मतगणना, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। असंगत छांटना है। दूसरे चक्र की मतगणना क्या वीवी गिरी के समय हुई? निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति क्या नीलम संजीव रेड्डी थे? आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति क्या फखरुद्दीन अली अहमद थे? दार्शनिक शासक की उपाधि किस राष्ट्रपति को दी गई? ट्रेड यूनियन आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रपति से है? तो बिल्कुल सही है, दूसरे चक्र की मतगणना वीवी गिरी के समय हुई। निर्विरोध चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। दार्शनिक शासक की उपाधि दी गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ध्यान रखना है, दार्शनिक शासक की उपाधि किस राष्ट्रपति के पास थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ट्रेड यूनियन आंदोलन चला था वीवी गिरी के समय, वीवी गिरी, ये अच्छा प्रश्न है, वीवी गिरी के समय चला था ट्रेड यूनियन आंदोलन। तो ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? अच्छा प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? तो कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? वे थे वीवी गिरी। ऐसा कैसे हुआ था? जब नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, सर्वसम्मति चुना गया था, तब ये विवाद हुआ था। उस समय वीवी गिरी भी उम्मीदवार थे। कुछ जो है न्यायालय का विवाद था, तो ध्यान रखना है कि वीवी गिरी ही देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत के उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य द्वारा, दोनों सदन व राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, विधान परिषद व लोकसभा के सदस्य द्वारा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पढ़ा था कि लोकसभा, राज्यसभा व राज्य की विधानसभा, और दिल्ली पांडुचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। मगर जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है, तो ध्यान रखना है दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। निम्न में से किसको अपने पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता? वह कौन व्यक्ति है जिसको अपने पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता? तो वह है देश का उपराष्ट्रपति। देश के उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता है। इनको वेतन मिलता है राज्यसभा में सभापति के लिए, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। असत्य छांटना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करते। कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो वो अच्छा प्रश्न है कि असत्य कथन आपने छांटना है। सारे आपके पॉइंट सत्य हैं, मगर लास्ट का पॉइंट सत्य नहीं है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 6 माह के लिए ही गद्दी पर बैठते हैं। बाद में चुनाव होता है और पूरे काल के लिए ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। शेष काल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कुल 6 माह के लिए गद्दी पर बैठते हैं और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव किस सदन में ला जाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव को ध्यान रखियो महाभियोग बोला जाता है राष्ट्रपति के लिए, मगर संकल्प पारित प्रस्ताव किसको हटाने के लिए ला जाता है? वो ला जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो किस सदन में ला जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में, राज्य विधानसभा में। तो ध्यान रखिए यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संकल्प पारित प्रस्ताव ला जाता है केवल राज्यसभा में। और महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है राष्ट्रपति के, लोकसभा व राज्यसभा में। भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री, ध्यान रखियो, नियुक्त होता है। आप कहोगे कि प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनका तो निर्वाचन हुआ है वाराणसी से, बनारस से। निर्वाचन होता है केवल सांसद के रूप में, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निर्वाचन होता है केवल सांसद के रूप में, मगर उसके बाद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री क्या करते हैं? नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री का भारत में होती है नियुक्ति। प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख, प्रधानमंत्री के दायित्व या प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कर्तव्य बताइए, प्रधानमंत्री कर्तव्य का उल्लेख बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 78। निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? कौन सा एक आयोग है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, क्या उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, नियम समिति, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय जल बोर्ड, निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? तो ध्यान रखियो नियम समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा की नियम समिति है तो उसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि CSIR के भी अध्यक्ष पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के, राष्ट्रीय जल बोर्ड के, राष्ट्रीय विकास परिषद के और नीति आयोग उसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन अच्छा है, नोट करके कहीं पे रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार विवेक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा पहली बार विवेक स्वतंत्रता, जब लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो तब राष्ट्रपति सब विवेक से किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो पहली बार किसे जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था? जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है 1979 में, तब सब विवेक से जो है राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति ने जो है प्रधानमंत्री बनाया था चौधरी चरण सिंह को। तो अच्छा पर्सन है चौधरी चरण सिंह। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, मगर इनमें एक असत्य भी है। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, देखो 3 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, मगर एक असत्य है। मोरारजी देसाई, VP सिंह, गुलजारी लाल नंदा, HD देवगौड़ा। तो मोरारजी देसाई भी बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री भी रहे। HD देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पद पर रहे, मगर गुलजारी लाल नंदा केवल देश के प्रधानमंत्री रहे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगला प्रश्न है कि समाधि का सम्मेलन आपने करना है। देखो ये केवल मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें GS का भंडार है, अच्छी तरीके से आपने प्रश्न समझने हैं। जब संविधान के आप 10 टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे तो संविधान का कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। उसमें आपका मूल विधि भी आएगी, तो अच्छी तरीके से एक पॉइंट को आपने समझना है। कौन सी समाधि सही सुमेलित नहीं है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांतिवन। क्या मोरारजी देसाई की समाधि है अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा का संबंध कर्मभूमि। ज्ञानी जैल सिंह वीरभूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट। एक समाधि किसी ना किसी परीक्षा में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि बिल्कुल सत्य है शांतिवन। मोरारजी देसाई की सत्य है अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा की जो है समाधि है कर्मभूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। और ज्ञानी जैल सिंह, देखो वीरभूमि का संबंध है किसकी समाधि से, आप जानते हैं राजीव गांधी की समाधि से, राजीव गांधी जी की समाधि। जैसे शक्ति स्थल है जैसे इंदिरा गांधी का। और ज्ञानी जैल सिंह की समाधि जानी जाती है एकता स्थल के नाम से, एकता स्थल। और यदि आपको कोई पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि बताइए जो महाराष्ट्र में है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि है चैत्य भूमि, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत्यु के समय आखिर में बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो चैत्य शब्द बौद्ध धर्म का है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि है। सभी समाधि आप ध्यान रखिए। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह की एकता स्थल है और राजीव गांधी की है वीरभूमि। बाकी आपका सब सत्य है। अभय घाट भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मोरारजी देसाई। अगला पॉइंट देखते हैं, अच्छा पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिए। कौन सा प्रधानमंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि रहे। वह देश के कौन से प्रधानमंत्री थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। तो वे प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व RBI गवर्नर भी रहे, वित्तीय मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखिए, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी 1991 में, 1991 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। देखो PV नरसिम्हा राव के काल में ही 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता भी दी गई थी। और PV नरसिम्हा राव के काल में ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति लागू की गई थी। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वित्तीय मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO, अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों का ही ट्रेंड है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का गठन किस वर्ष हुआ था और उसका प्रमुख कौन होता है, PMO का प्रमुख कौन होता है। अच्छा प्रश्न है। तो 1977 जब विपक्ष के नेता का कानून बना था, उसी समय PMO का गठन भी हुआ था और प्रधान सचिव इसके प्रमुख होते हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु पर क्या होगा। यदि प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। लोकसभा के दोबारा चुनाव, लोकसभा भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, आपातकाल देश में लगेगा। तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, विघटित। तब राष्ट्रपति के जो है सब विवेक से क्या देश का दोबारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा और क्या चुनाव होंगे, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। मगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु पर ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है जिसका वो मुखिया होता है। असत्य कथन छांटे। व्रतक्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद है। छठे स्थान पर मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष हैं। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट ब्रेकर ने किया था। यदि लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अच्छा प्रश्न है, असत्य कथन आपने छांटना है। व्रतक्रम में, यदि व्रतक्रम की बात करें, सबसे पहले स्थान पर देश के राष्ट्रपति व्रतक्रम में, दूसरे स्थान पर आपके उपराष्ट्रपति व्रतक्रम में, और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे स्थान पर है देश के प्रधानमंत्री व्रतक्रम में। चौथे स्थान पर है राज्यों के राज्यपाल व्रतक्रम में चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। पांचवें स्थान पर हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। और छठा क्रम बिल्कुल सही है, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष।
और 7 कैम है, 7 में जो है आपके कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, और 7 कैम में भारत रत्न, 7 कैम में भारत रत्न, और 8वें नंबर पे आपका राजदूत, 8वें पे आपके राजदूत। तो क्रम आपको बताना है, असत्य कथन आपने छांटना है। तो व्रत क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद है, बिल्कुल गलत है, ये कथन बिल्कुल असत्य है, बाकी सभी कथन आपके सत्य हैं। तो व्रत क्रम आप कम से कम ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन छांटे, एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। लाभ के पद का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। देखो, इस प्रकार के प्रश्न जो है वीडियो को रिज्यूम करके आपने करने होंगे, अच्छी तरीके से करने होंगे, एक पॉइंट को आपने समझना होगा। असत्य कथन छांटना है, एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल सत्य है। 6 माह का समय होता है कि आप जो है चुनाव कहीं से लड़िए और लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने का आपको समय मिलता है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, बिल्कुल सत्य है। लाभ के पद का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। लाभ का पद क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक पॉइंट समझा जाएगा, ये भी कथन आपका सत्य है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। देखिए, ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है, मगर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सदन में मंत्रिपरिषद द्वारा रखे जाने वाला प्रस्ताव है। सदन में मंत्रिपरिषद द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। जल्दबाजी में कोई प्रश्न परीक्षा में गलत मत करिएगा, पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। कॉन्फिडेंस मोशन मंत्रिपरिषद द्वारा रखे जाने वाला प्रस्ताव ही कहलाता है कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष सदन में लाता है सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव रखे जाते हैं, मगर सरकार जो मंत्रिपरिषद है वो लाती है विश्वास प्रस्ताव, वो लाती है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यदि किसी सरकार के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको पास कराने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? देखो, पास कराने का तो नहीं पूछा है, केवल पूछा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, केवल सदन में लाने के लिए भी कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो लाने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सदन में जो है इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी कम से कम 50 सदस्य चाहिएंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव से 3 पॉइंट है, तीनों को समझ लीजिएगा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी देश की वह प्रधानमंत्री थी जिनके सामने 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मगर कभी भी सफल नहीं हुआ। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जिनकी सरकार गिर गई थी। तो ये 3 ही पॉइंट आपको समझने हैं। पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इंदिरा गांधी के समय, और सबसे लास्ट प्रश्न है कि किसकी सरकार गिर गई थी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो सरकार गिर गई थी मोरारजी देसाई की। वैसे सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों आपने ध्यान रखने हैं। यदि आपने सारे प्रश्न जो है टेस्ट श्रृंखला के अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना भी आप पढ़ोगे, जितना जो है प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी। धन्यवाद।